बच्चों, विनिर्माण उद्योग का ही आगे वीडियो है ये। कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। कृषि और उद्योग क्या है कि क्वेश्चन ये है कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो डिपेंड का मतलब होता है कि कृषि जिस तरीके से उद्योग को हेल्प करता है, क्या बिना खेती के इंडस्ट्री चल सकता है? ऑब्वियसली जवाब आता है कि नहीं, कि भाई इंडस्ट्री इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि कृषि क्या क्या काम करता है कि देखते हैं हम लोग। कृषि उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल जैसे कपास, जूट, गन्ना, गेहूं, चावल आदि का उत्पादन करता है। इन सब से क्या चलता है? कपास से हम देखते हैं कपड़े की फैक्ट्री पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो कपड़ा बनता है वो कपास से बनता है। तो कितना बड़ा बाजार है, कितना बड़ा मार्केट है कपास का। उसके बाद जूट हमने देखा ही है, जूट से जो है बोरे, रस्से, थैले, ये सब सारे जूट से बनते हैं। गन्ना से चीनी है, गुड़ है, ये सारा गन्ना से बनता है। गेहूं से आप देख ही रहे हो, चावल से आप देख ही रहे हो कि सारे जो इंडस्ट्री है, कुरकुरे उद्योग है, जो टॉफ़ी है, चॉकलेट है, ये सारा चीनी से, गन्ने से, ये सारा जो है चावल से, गेहूं से, बिस्किट, ये सारी चीज़ें, सारा जो इंडस्ट्री है वो कृषि पर डिपेंड है। अगर कृषि ना हो तो हमारा इंडस्ट्री जो है बंद हो सकता है, नहीं चलेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार खेती जो है वो इंडस्ट्री को हेल्प करता है, बिना कृषि के कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री, उद्योग नहीं चल सकता है। उसी प्रकार बच्चों इंडस्ट्री भी कृषि को हेल्प करता है। क्या क्या हेल्प करता है देखते हैं हम लोग कि जैसे उद्योग क्या करता है, किसानों को खेती के विकास के लिए उर्वरक, इंडस्ट्री क्या करता है, फर्टिलाइजर, कीटनाशक दवाइयाँ, खरपतवार नाशक, मशीनें आदि उपलब्ध कराता है। कि कृषि क्या करता है, उद्योग क्या करता है कृषि के लिए उर्वरक का मतलब है खाद वगैरह। जैसे गांव के जो बच्चे होंगे वो समझते होंगे कि जब खेतों में फसल कमज़ोर हो तो अधिक फसल उगाने के लिए हम लोग यूरिया और डीएपी, जिसे केमिकल रासायनिक खाद कहते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, उसी को हिंदी में उर्वरक कहते हैं, वो डालते हैं। कीटनाशक दवाई ये मशीन बनाता है और कीटनाशक दवाइयों से हम लोग खेतों में, फसलों में डालते हैं ताकि जो कीड़े मकोड़े हों वो ख़त्म हो जाए, वो समाप्त हो जाए, वो मर जाए। खरपतवार नाशक, जो घास वगैरह खेतों में उग आता है उनको ख़त्म करने के लिए जो दवाइयाँ होती है वो कौन बनाता है, मशीन बनाता है। उसके बाद मशीन बनाता है, मशीन जो आप ट्रैक्टर देख रहे हो, पानी से निकालने वाला जो मशीनें हैं वो मशीन इंडस्ट्री ही बनाता है। इंडस्ट्री क्या करता है, कृषि को हेल्प कर रहा है। आज हम लोग ट्रैक्टर से खेती करते हैं, आज हम लोग हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं, आज हम लोग खेतों में फसल काटने के लिए जो मशीनें इस्तेमाल करते हैं, वो सारा मशीनें एक तरह से कृषि को हेल्प करता है, तो कृषि को मदद करता है। यानी कहने का मतलब है उद्योग भी कृषि को मदद करता है, इंडस्ट्री भी कृषि को हेल्प करता है। कृषि तो हेल्प करता ही है लेकिन इंडस्ट्री भी कृषि को हेल्प करता है। अगर इंडस्ट्री हेल्प नहीं करे तो जितनी मात्रा में आज गेहूं और चावल या कपास की खेती हो रही है उतनी मात्रा में नहीं हो पाएगा। पहले के ज़माने में 1947 से पहले जब हमारे देश में खेती होता था तो इतना फसल नहीं उग पाता था, इतना ही फसल उगता था जितना लोग खुद अपने खाते थे, और इस कारण से पूरे भारत में फसल उतना अधिक नहीं उग पाता था तो बहुत सारे लोगों को गेहूं और चावल नहीं मिलता था। इससे क्या करते थे, हम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका से हम गेहूं चावल मंगवाते थे। लेकिन आज जो है कृषि और उद्योग एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जितनी इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर, कृषि पर बेस्ड है, और आज जितने बहुत सारे इंडस्ट्री हैं वो एग्रीकल्चर को, कृषि को मदद कर रहे हैं। यानी कृषि और उद्योग, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर ये कोई कहे कि इंडस्ट्री जो है कृषि को कोई हेल्प नहीं करेगा, तो 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, 1000 साल पहले जितने भी लोग खेती करते थे तो वहाँ उसमें मशीनें नहीं हुआ करती थी।
क्या करते थे, थोड़े से फसल हुआ, उतना सा फसल होता था जितने से एक परिवार का पेट भर सके। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज लोग जो है बहुत अधिक मात्रा में फसलें उगा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि जो शहर में लोग रहते हैं, जो खेती नहीं करते, उनको भी फसल, उनको भी गेहूँ, चावल या कोई भी खाने का सामान उनको आसानी से अवेलेबल हो पाता है। उसका सीधा सा कारण ये है कि कृषि इंडस्ट्री को हेल्प करता है, उसी प्रकार इंडस्ट्री भी कृषि को हेल्प करता है। एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं? सूती वस्त्र उद्योग के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं भारत में। इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं हम, वर्ल्ड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। सूती उद्योग के सामने क्या क्या समस्याएं हैं भाई? एक तो भारत में जो भी कपड़ा बनाने में जो टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है वो पुरानी और परंपरागत तकनीक। परंपरा में 50, 60, 70 साल पहले जिस टेक्निक पे हमारे देश में कपड़ा बनता था, उसी टेक्निक पे आज भी हम लोग कपड़ा बना रहे हैं। हमने टेक्नोलॉजी कोई चेंज नहीं किया। विदेशों की कंपनियां, विदेशों की टेक्नोलॉजी बहुत कम आई है। दूसरा है, भारत में लंबे रेशे वाली कपास की पैदावार नहीं हो रही, छोटे रेशे वाली कपास। रेशे जो है, जैसे हम लोग रुई की खेती करते हैं, तो हम लोग रुई को अगर खींचोगे तो जो धागा बनता है वो छोटा धागा बनता है, जबकि अमेरिका सबसे ज़्यादा लंबे रेशे वाले कपास की पैदावार करता है। वहाँ सबसे अधिक लंबे रेशे वाला कपास की खेती होती है। तो इसीलिए भारत में जो है लंबे रेशे वाली कपास की नहीं खेती होती है, छोटे रेशे वाली कपास की खेती होती है। और बहुत अधिक खेती होने के बाद भी बहुत अधिक कपड़ा, बहुत अधिक धागा नहीं बन पाता है। तीसरा है नई मशीनरी का अभाव। जो नई मशीनें हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्री में जो नई मशीनें इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ पुरानी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। तो नई मशीनरी का अभाव है। चौथा है कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा। जो सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक जो कपड़ा है, उससे सूती कपड़ा उद्योग को कंपटीशन करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि सूती कपड़ा उद्योग जो है, वो कहने का मतलब है सूती कपड़ा उद्योग जो है उसके कंपटीशन नहीं कर रहा है, फाइट नहीं कर पा रहा है, और इससे सूती कपड़ा उद्योग पिछड़ता चला जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि अनियमित बिजली की आपूर्ति। सूती कपड़ा उद्योग में क्या होता है, इतना ज़्यादा इनकम नहीं होता है, तो वहाँ जो कंपनियाँ बिजली प्रोवाइड करवाती है, कई बार 4-4, 5-5 घंटे बिजली काट लेता है। तो इससे जो है 20 आवर्स जो मशीनें नहीं चल पाती है, तो बहुत अधिक मात्रा में कपड़ा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाता है। तो इससे सूती कपड़ा उद्योग को ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, ये था सूती उद्योग के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। नेक्स्ट है, हमारे देश के लिए सीमेंट उद्योग का विकास अति महत्वपूर्ण है। बच्चों, सीमेंट आप जानते होंगे, जो बच्चे शहर के भी हैं, गांव के भी हैं, कि सीमेंट से घर बनता है हमारा। सीमेंट से हमारा क्या बनता है, बिल्डिंग बनता है, फैक्ट्री बनता है, पुल बनता है, सड़क बनता है, डैम बनता है, बांध डैम बनता है, घर बनता है। तो ये सारी चीज़ें आज सीमेंट से ही बनता है। सीमेंट अगर ना हो तो हम आज कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। गांव में आज लोग जो है सीमेंट पे, ईंटों पे घर बना रहे हैं। पहले का जो घर होता था वो मिट्टी का होता था, फूस का होता था, खपड़ेल का होता था। लेकिन आज जो जितने भी घर हैं, भारत सरकार ने इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत मैक्सिमम लोगों के घर बनाए हैं। तो आज जो भी घर बन रहा है, जो भी सड़कें बन रही है, जो भी बिल्डिंग बन रहा है, जो भी फ्लाईओवर बन रहा है, जो भी डैम बन रहा है, जो भी ब्रिज बन रहा है, वो सारा सीमेंट से बन रहा है। तो हम सीमेंट के बिना तो आज कल्पना ही नहीं कर सकते। कोई भी फैक्ट्री बनाना, वो भी सीमेंट से बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि सीमेंट जो है आज हमारे डेवलपमेंट के लिए, आज हमारे आगे बढ़ने, तरक्की करने के लिए बहुत ही कंपलसरी हो गया है, बहुत ही ज़रूरी हो गया है। हमारे देश का सीमेंट जो है उद्योग बेस्ट क्वालिटी का सीमेंट प्रोडक्शन करता है। हमारा देश जो है अच्छे क्वालिटी का सीमेंट बनाता है। यानी अच्छे क्वालिटी का सीमेंट का क्या मतलब, कि कम से कम टाइम में सीमेंट जम जाए, कम से कम सीमेंट। तो सीमेंट जो हमारे देश का जो सीमेंट है, अगर आप अमेरिका के सीमेंट, अगर आप रसिया का सीमेंट, उन देशों के सीमेंट से कंपैरिजन करें, तो हमारे देश का सीमेंट अच्छे क्वालिटी का सीमेंट है। तो उसके बाद हमारा सीमेंट
एशिया एवं अफ्रीका के देशों में सीमेंट की ज़बरदस्त मांग रहती है। जितने भी अफ्रीका में जितने कंट्री हैं, एशिया में बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे कच्चा माल नहीं मिलता है, रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, वहाँ हमारे देश भारत के सीमेंट की ज़बरदस्त मांग है, बहुत अच्छी डिमांड है। अफ्रीका में करीब करीब 50 कंट्री है, एशिया में करीब करीब 48 कंट्री है जहाँ हमारे देश का सीमेंट वहाँ डिमांड है। तो हम इस सीमेंट को बेच करके, सीमेंट को प्रोडक्शन कर करके, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हम बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है भारत। इसलिए भारत में, चूँकि इसका रीज़न क्या है कि भारत में सीमेंट बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। एक तो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, तो सीमेंट आसानी से हमारे देश में बन जाता है। और सीमेंट उद्योग से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अगर हम अफ्रीका को बेचते हैं तो वहाँ से डॉलर, यूरो या कई सारे कंट्री का जो विदेशी मुद्रा है वो हमारे देश को मिलता है, प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बच्चों, उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए अनेक उपाय। बच्चों, जितने भी इंडस्ट्री है वो पर्यावरण को जो बहुत तेज़ी से प्रदूषित करता जा रहा है, पॉल्यूशन फैलाता जा रहा है, तो कह रहे हैं इंडस्ट्री के द्वारा पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या क्या उपाय तरीका अपनाया जा रहा है। तो बच्चों, उद्योगों द्वारा पॉल्यूशन को कम करने के लिए अनेक उपाय अपनाए जा रहे हैं। पहला क्या है, प्रदूषित जल को नदियों में ना बहाया जाए। यानी जो पॉल्यूटेड वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर जितने भी फैक्ट्री है, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें, लोहे की मशीनें हैं, उन्हीं से सामान बनता है। तो उन मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और जब वो पानी मशीनों से निकल करके गर्म पानी फिर दोबारा से बाहर आता है तो उसमें कई प्रकार के केमिकल मिला हुआ पानी बाहर आता है। तो वो केमिकल मिला हुआ पानी जब हम नदियों में बहाते हैं तो नदियों का पानी पॉल्यूटेड कर देता है। और नदियों का पानी जब प्रदूषित हो जाता है तो नदियों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो मरने लग जाते हैं। तो क्या है कि जो भी पॉल्यूटेड वाटर है उसको नदियों में ना बहाया जाए। दूसरा है, जल को साफ करके प्रवाहित करना चाहिए। जो भी कंपनी के द्वारा जो भी जल निकल रहा है, जो भी पॉल्यूटेड वाटर है, उसको रिफाइन करके, साफ करके। तो बच्चे कहेंगे कि सर उसको साफ़ करने की क्या टेक्निक है। तो बच्चे, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, आप गूगल पे सर्च करेंगे पता चल जाएगा। यहाँ पे उतना डिटेल से हम नहीं बता सकते कि कई सारी ऐसी टेक्निक है कि उससे क्या होता है कि 2-3 चरण में, 2-3 टाइप से हम गंदे पानी को साफ़ कर सकते हैं। तो साफ़ करने का मतलब नहीं है कि उस पानी को हम पीने लग जाएं। उस पानी को हम जो है खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार उन जल को साफ़ करके तब हम नदियों में बहाएं तो नदियों का जल प्रदूषित नहीं होगा और फिर वहाँ से हम उन नदियों के पानी को पी सकते हैं, जानवर भी पी सकते हैं, और जो भी उनमें जीव पानी में रहते हैं वो मरेंगे नहीं। नेक्स्ट है, जल विद्युत का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। जितने भी फैक्ट्री है या हमारी इंडियन गवर्नमेंट को जो हाइड्रो पावर है उससे अधिक बिजली उत्पादन करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा और जल का उचित प्रयोग भी हो जाएगा और बिजली भी बन जाएगा। तो ये है। और नेक्स्ट है, ऐसी मशीनरी का प्रयोग करें जो कम साउंड उत्पन्न करे। बहुत सारे ऐसे मशीन हैं ऐसे जो जिसका प्रयोग करा जाए उससे कम ध्वनि उत्पादन हो। आप जहाँ पे चारों तरफ मशीन चल रहा हो वहाँ पे जब कोई व्यक्ति रहता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो वही कह रहा है कि जो भी फैक्ट्री है, जो भी कंपनी का मालिक है, उनको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तभी हमारे देश में जो है पॉल्यूशन कम होगा। अदरवाइज जो है पॉल्यूशन कम नहीं होगा। तो बच्चों, इस प्रकार यह क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किया। आगे हम